डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? जैसा कि 11th क्लास में आप सोल ट्रेड बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं। सोल ट्रेडर एक अकेला व्यक्ति होता है जो व्यवसाय में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, व्यवसाय की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, व्यवसाय के रिगार्डिंग सभी डिसीजंस लेता है तथा व्यवसाय में होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ सोल ट्रेड बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पूरे बिजनेस को चला रहा होता है तथा यदि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहे तो फाइनेंस की कमी के कारण अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। उसी तरह लेस मैनेजरियल कैपेसिटी, उसके पास मैनेजरियल कैपेसिटी भी कम होती है तथा वह अकेला सभी एक्टिविटी को मैनेज नहीं कर पाता है। इसलिए उपरोक्त कमियों को या लिमिटेशंस को दूर करने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करते हैं। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों का एक रिलेशन होता है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो बिजनेस है वो किसी अकेले पार्टनर द्वारा पूरी फर्म के लिए तथा सभी पार्टनर्स द्वारा सबके लिए चलाया जा सकता है। जब हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं तो उसे पार्टनर कहा जाता है तथा कलेक्टिवली सभी पार्टनर्स को फर्म कहा जाता है तथा नेम ऑफ द बिजनेस उस पार्टनरशिप फर्म का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी एंड कंपनी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which two or more persons invest money, skills, and other resources, share profit and losses as per the agreement, and business is carried on by all or any one of them acting for all. Now, we will study about the features of partnership. Number 1, number of partners. पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को डिफाइन नहीं किया गया है, अर्थात पार्टनरशिप एक्ट में ये नहीं बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, जबकि इसके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को अप टू 50 तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। नंबर 2, एग्रीमेंट। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एग्रीमेंट स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, right, duties and responsibilities of the partner. This agreement can be either oral or in writing. पार्टनरशिप हमेशा एक एग्रीमेंट पे आधारित होती है और ये एग्रीमेंट हमें बताता है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है और पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो इन राइटिंग हो सकता है, लेकिन हम रिटन एग्रीमेंट को प्रेफर करते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होने पर उसे प्रूफ के रूप में पेश किया जा सके। नंबर 3, लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप को किसी लीगल बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। यदि हमारी एक्टिविटी का उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना ना हो या हम किसी इलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो उसे पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब भी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया जाता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट शेयर करना होना चाहिए। यदि हम किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। इसका अभिप्राय ये हुआ कि प्रत्येक पार्टनर फर्म के लिए एक एजेंट तथा प्रिंसिपल दोनों के रूप में कार्य करता है। एज एन एजेंट में अपनी एक्टिविटीज या एक्शन से अन्य सभी पार्टनर को उसके द्वारा की गई एक्टिविटी के लिए लायबल बना सकता है और एज ए प्रिंसिपल में अन्य पार्टनर द्वारा की गई एक्टिविटीज या एक्शन के लिए लायबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि उसके द्वारा किसी अन्य पार्टी से किए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट से फर्म को लॉस होता है तो वह अकेला लॉस के लिए लायबल नहीं माना जाएगा तथा सभी पार्टनर उस लॉस को कंपनसेट करेंगे। इसी तरह यदि कोई अन्य पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तथा पूरी फर्म को लॉस होता है तो उस पार्टनर के साथ साथ सभी पार्टनर उस किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल माने जाते हैं। अतः कह सकते हैं कि एक पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में प्रिंसिपल के साथ साथ एज एन एजेंट भी कार्य करता है। एंड द लास्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका अभिप्राय ये हुआ इन केस ऑफ लॉस
थर्ड पार्टी को पे करने के लिए यदि पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स कम बढ़ती है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी का प्रयोग उस लॉस को कवर करने के लिए या लायबिलिटी को पे करने के लिए किया जा सकता है। Our next topic is partnership deed. As we have studied in the features of partnership, there is always an agreement between the partners which specifies the terms and conditions, duties, rights, and responsibilities of the partners, profit sharing ratio among the partners, and procedures to be followed at the time of when there is change in profit sharing ratio, admission, retirement, or death of any partner, etc. The agreement can be either in the written or oral form. The Partnership Act does not demand that the agreement has to be in writing. Wherever it is in the form of writing, the document which contains the terms and conditions of the agreement is called partnership deed. इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए हमें एक एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है जो कि डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को बताता है। ये एग्रीमेंट ओरल या रिटन फॉर्म में हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट ये डिमांड नहीं करता है कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो, लेकिन जब एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में बनाया जाता है तथा जिस डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट की सभी टर्म्स एंड कंडीशन को लिखा जाता है उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में निम्न बातों को शामिल किया जाता है। नंबर 1, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नंबर 2, names and addresses of the partners. Number 3, the type and nature of the business. Number 4, amount of capital to be contributed by each partner. Whether the capital account will be fixed or fluctuating. Number 5, interest on capital. Whether interest is to be allowed on capitals, if so, the rate of interest. Number 6, drawing. How much amount the partners are entitled to withdraw for personal use. Number 7, interest on drawing. Whether interest will be charged on partners drawing, if so, the rate of interest. Number 8, profit sharing ratio. The ratio in which profits or losses are to be divided among the partners. Number 9, salary. Whether any partner will be paid salary. Number 10, goodwill. Methods of valuation of goodwill in case of admission, retirement, or death of any partner. Number 11, accounting period of the firm. The period after which the final accounts of the firms are to be prepared, whether yearly or half yearly, and the date on which accounts are to be closed every year. Number 12, methods of recording firm's account and the safe custody of the books of accounts and other documents of the firm. Number 13, auditing. Whether the firm's books will be audited or not. If so, the mode of auditor's appointment. 14, date of commencement of partnership. Number 15, duration of partnership. Number 16, rules regarding bank accounts. Number 17, rules to be followed in case of admission of a partner. Number 18, rules to be followed while setting the accounts on retirement. Number 19, rules to be followed at the time of dissolution of partnership firm. Number 20, settlement of dispute. In case of disputes among the partners, how the disputes will be settled. Now the rules applicable in absence of partnership deed. In the absence of partnership deed or verbal agreement, or if the partnership deed is silent on a particular point, the following provisions will be applied. Number 1, profit sharing ratio. Profit and losses are to be shared equally, irrespective of their capital contribution. कि प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर किया जाएगा चाहे उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स के ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर 4, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा।
नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर पार्टनर ने कोई लोन फर्म को एडवांस में दिया है तो उस लोन के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। नंबर 6, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। अर्थात सभी पार्टनर की सहमति के बिना किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता है। नंबर 7, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सभी पार्टनर्स को फर्म में पार्टिसिपेट करने का राइट है। एंड लास्ट वन इज नंबर 8, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। सभी पार्टनर्स का ये राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो देख सकते हैं तथा उसकी कॉपी ले सकते हैं।